नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 23 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोरल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन एक्ट से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एमपीज की बोलने की आजादी से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से संबंधित है। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन एक्ट से संबंधित है, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखो, वैसे तो सितंबर 2023 में पार्लियामेंट ने ये जो अधिनियम है ये पास कर दिया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये काफी ऐतिहासिक मूवमेंट था, क्योंकि देश की आधी आबादी ने ये सोचा था कि अब अपना जो टाइम है वो आ चुका है। और रूल बिल्कुल सिंपल था। रूल क्या था? रूल ये था कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो 33% यानी एक तिहाई जो सीट्स है ना, वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। लेकिन इस एक्ट में ना एक छोटा सा क्लाज है जिसने देखो सब कुछ ना बदल के रख दिया। वो क्या छोटा सा क्लाज है? एक्ट देखो ये कहता है ये जो रिजर्वेशन है ना, ये बाद में लागू होगा, और तब लागू होगा जब नया सेंसस कंडक्ट हो चुका होगा और जब डीलिमिटेशन जो है वो पूरा हो चुका होगा। तो मतलब ये लाइन ऐड करके जो इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन है ना, बहुत ज्यादा लेट कर दी। देखो, एज ए रिजल्ट होगा क्या? 2029 में जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे ना, क्या तब वुमेन रिजर्वेशन लागू होगा? आंसर है नो। ये लीगली और लॉजिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वुमेन रिजर्वेशन वाला जो ये एक्ट है ये 2034 से पहले इंप्लीमेंट होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं। इंडिया की देखो लोकसभा में ना अभी सिर्फ 15% महिलाएं हैं। आप रवांडा देश देखिए, अफ्रीका का देश है, वहां पे 61% महिलाएं हैं। स्वीडन की पार्लियामेंट में 46% महिलाएं हैं। तो ये देश हमसे काफी आगे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ना एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि मैं देखो किसी भी कम्युनिटी की प्रोग्रेस ना इस बात से मेजर करता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने क्या अचीव किया है। तो क्या देखो हम सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्या हमारे समाज में महिलाएं प्रोग्रेस हुई हैं, या फिर सिर्फ हम वेट करते जा रहे हैं? बताओ। अब बताते हैं राइटर टेक्निकल ब्लॉक क्या है, क्यों 2034 से पहले ये इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। देखो, सबसे पहले सेंसस की बात बोली जाती है। जो इस एक्ट में क्लोज ऐड कर दिया गया ना कि सेंसस जब पूरा होगा और डीलिमिटेशन पूरा होगा तभी वुमेन रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सेंसस मतलब जनगणना, देश की आबादी की गिनती। अब नेक्स्ट जो सेंसस है वो देखो 2027 में एक्सपेक्टेड है, और 27 में तो सेंसस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद डेटा कलेक्ट करने में और डेटा पब्लिश करने में 12 से 18 महीने और लग जाएंगे। यानी करते करते 2029 तक हमारा जो सेंसस है वो कंप्लीट होगा। अब डीलिमिटेशन की बात कर लीजिए। डीलिमिटेशन का जो प्रोविजन है वो संविधान के आर्टिकल 82 के अंदर है। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? डीलिमिटेशन का मतलब देखो ये होता है कि ना पॉपुलेशन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हैं उनको रीड्रा करना। समझ गए? मतलब पॉपुलेशन किसी एरिया की ज्यादा बढ़ गई, किसी एरिया की कम बढ़ गई, लेकिन संविधान के अनुसार सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा बैलेंस पॉपुलेशन होनी चाहिए ना। तो डीलिमिटेशन का काम ही ये है कि बढ़ी हुई पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रा करना। तो इसके लिए ना जो प्रेसिडेंट है वो डीलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, देखो इस कमीशन का जो काम है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आप सोच के देखो, 543 लोकसभा की बाउंड्रीज को रीड्रा करना है, 4000 स्टेट असेंबली सीट्स की बाउंड्रीज को रीड्रा करना है। तो उन्हें बहुत कुछ बैलेंस करना है। उन्हें पॉपुलेशन और ज्योग्राफी के बीच में बैलेंस करना है। और अब तो चूंकि देखो महिलाओं की जो सीट्स हैं उन्हें भी डीलिमिटेशन कमीशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और इन सब चीजों में देखो बहुत सारा वक्त लगता है। अभी तक ना
जब से देश आजाद हुआ है ना, तब से लेके अभी तक देखो 4 डीलिमिटेशन कमीशन बने हैं। किसी भी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 3 साल से पहले नहीं दी है। और जो 2002 वाला डीलिमिटेशन कमीशन था ना, उसने अपनी रिपोर्ट 6 साल बाद दी थी, यानी 6 साल तक वो डीलिमिटेशन कमीशन काम करता रहा। तो अगर अब नया जो डीलिमिटेशन कमीशन गठित होगा, वो मान भी लें कि सुपर फास्ट होगा और 3 साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगा, तो भी देखो डीलिमिटेशन की कमीशन की जो रिपोर्ट है 2032 या 2033 में आएगी। मतलब उससे पहले नहीं पॉसिबल है। और ये हम तब मान रहे हैं जब ये कमीशन सुपरफास्ट ढंग से काम करेगा। तो इसलिए देखो 2034 का तो इंतजार महिलाओं को करना ही करना पड़ेगा, उससे ज्यादा हम डिले कर ही नहीं सकते। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये जो डिले है ये एक्सीडेंटल है, क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था? तो राइटर तो देखो ये कहते हैं ये डिले एक्सीडेंटल नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस ने बिल पास किया, सोच समझ के ये क्लोज ऐड किया गया था ताकि महिलाओं को अभी रिजर्वेशन देना ही ना पड़े। अभी देखो लोकसभा में ना सीट्स कितनी हैं? 543। अगर अभी से रिजर्वेशन लागू किया होता तो 183 सीट्स सीधा सीधा महिलाओं को देनी पड़ती। समझ गए? इसका मतलब 183 जो मेल एमपीज हैं शायद उनकी कुर्सी चली जाती रातों रात। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये नहीं चाहती थी। तो उन्होंने एक एलिगेंट सा दिखने वाला सॉल्यूशन निकाला कि ना वुमेन रिजर्वेशन के साथ में डीलिमिटेशन को जोड़ दो, वुमेन रिजर्वेशन के साथ में सेंसस को जोड़ दो, ताकि ना डिले हो जाए। ये क्या डिले होने के बाद में मेल एमपी की सीट्स नहीं जाएगी? देखो एक चीज ध्यान से सुनना, डीलिमिटेशन के बाद में ना टोटल जो लोकसभा की सीट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी। उम्मीद है कि सीट्स लोकसभा की या तो 800 हो जाएंगी या फिर 888 हो जाएंगी। मतलब पार्लियामेंट की कैपेसिटी अब इतनी है, 888 है। तो देखो जब हाउस बड़ा होगा तो नई सीट्स महिलाओं को दे दी जाएगी और पुराने जो मेल एमपीज हैं उनकी जो कुर्सी है बची रहेगी। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने सोचा कि पॉलिटिकल पेन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए एक्सपेंशन के द्वारा, कि सीट्स बढ़ गई और बढ़ी हुई सीट्स में महिलाएं अगर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी जो मेल एमपीज हैं उनकी कुर्सी नहीं जाएगी इससे। लेकिन देखो इसकी वजह से अपने देश की महिलाओं को ना 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 10 साल से भी ज्यादा। और डीलिमिटेशन के साथ में भैया एक ना इशू अटैच्ड है, मतलब कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, वो आपको पता ही है। खतरनाक इशू ये है डीलिमिटेशन के साथ में कि साउथ इंडिया के जो राज्य हैं ना, जैसे केरला, तमिलनाडु, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को देखो भाई सीरियस लिया और पॉपुलेशन को उन्होंने कंट्रोल किया। नॉर्थ इंडिया के जो राज्य थे यूपी, बिहार, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को सीरियस लिया नहीं, वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब देखो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बढ़ेंगी ना, तो नॉर्थ को ज्यादा सीट्स मिलेंगी क्योंकि नॉर्थ की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है। और साउथ के राज्य फिर बोलेंगे भाई हमने तो अच्छा काम किया, फैमिली प्लानिंग करवाई, उसकी सजा हमें ये दे रहे हो आप कि प्रोपोर्शन में हमारी जो सीट्स हैं आप कम कर रहे हो। तो इस बात को लेकर देखे लड़ाई होगी ही होगी। इसी वजह से ना 1976 में ना डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था कि यह सिर्फ 1971 के सेंसस के आधार पर होगा। लेकिन अब इस कंट्रोवर्शियल चीज को ना वुमेन रिजर्वेशन के साथ में जोड़ दिया गया है। तो अब मतलब दिक्कत आ सकती है वुमेन रिजर्वेशन को, अगर डीलिमिटेशन में दिक्कत आएगी तो ये गलत है। और देखो इसके बाद राइटर वुमेन रिजर्वेशन में कुछ और इश्यूज बताते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट में। जैसे राज्यसभा में रिजर्वेशन को नहीं इंप्लीमेंट किया गया है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा की सीट्स में यह अप्लाई होता है। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वुमेन रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। दूसरा गैप क्या है, एक्ट में देखो एससी और एसटी महिलाओं के लिए ना सब कोटा है, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए नहीं है। अब देखो ओबीसी महिलाएं जो हैं वो इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन में लगभग 40% हैं, तो उन्हें बाहर रखना देखो ये सोशल जस्टिस की एक बड़ी कमी है। नेक्स्ट, रोटेशन मैकेनिज्म में दिक्कत है। देखो एक्ट ना ये बोलता है कि जो सीट्स है ना जो रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, वो देखो हर इलेक्शन के बाद में ना रोटेट करेंगी, हर इलेक्शन के बाद में। मतलब अगर देखो
हर एक कंस्टिट्यूएंसी इलेक्शन के बाद में बदलेगी ना महिलाओं की रिजर्वेशन से संबंधित। तो फिर देखो एक महिला नेता तो अपना पॉलिटिकल बेस बना ही नहीं सकेगी। आज वो एक सीट से जीती, कल को पता लगा कि अब वो सीट्स रिजर्व नहीं है, वो ओपन है, तो उसे दूसरी सीट से लड़ना पड़ेगा। मतलब समझ गए? तो इस पे क्लैरिटी नहीं है, इस पे क्लैरिटी आना जरूरी है। लास्ट में सॉल्यूशन की बात राइटर करते हैं। एस वाई कुरैशी जो पहले इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो ये जो डीलिमिटेशन वाला क्लोज आया है ना, ये हटाया जा सकता है। आप ना आर्टिकल 15 सेक्शन 3 इन्वोक करो। आर्टिकल 15 सेक्शन 3 ये बोलता है स्टेट के पास में पावर्स हैं महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की। तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए जो सेंसस और डीलिमिटेशन वाली कंडीशन है ये हटा दो। दूसरा, इसे ना आप एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पे इंप्लीमेंट कर दो, ना कि इंतजार करो सेंसस का और डीलिमिटेशन का। नेक्स्ट, और अगर अभी आपको डर लगता है ना, अभी आपको ये डर लगता है कि ऑलरेडी मेल एमपीज की सीट्स चली जाएंगी, तो आप एक काम ये कर सकते हो, आप 543 सीट्स में 180 सीट्स जो हैं वो अलग से ऐड कर सकते हो जो सिर्फ महिलाओं की रहेंगी। तो इससे जो मेल एमपीज हैं उनकी सीट्स भी बची रहेंगी। तो ये सॉल्यूशंस हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट में देखो कंक्लूजन में तो राइटर ये बोलते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन डिलेड इज रिप्रेजेंटेशन डिनाइड। जैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड होता है ना, वैसे ही महिलाएं देखो 1996 से ना इस बिल का इंतजार कर रही थी। 2010 में ये बिल जो था वो राज्यसभा से पास भी हो गया, लेकिन बाद में लैप्स हो गया क्योंकि लोकसभा में पास नहीं हो उसका था। अब फाइनली देखो 2023 में ये पास हुआ, तो इसको फिर फाइनली 2034 तक पोस्टपोन कर दिया गया। मतलब इतना डिले क्यों? अगर देखो जेंडर इक्वेलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस है, मतलब संविधान बोलता है कि जेंडर इक्वेलिटी सुनिश्चित करनी है, तो इसको फिर तुरंत रियलिटी में बदलना चाहिए था। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस के पास में वो पॉलिटिकल विल थी ही नहीं, तभी इसकी इंप्लीमेंटेशन को पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जो हमारी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ना, एमपीज हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। तो आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, और फरवरी 2026 का जो बजट सेशन था इसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ना बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आखिरकार होते क्या हैं? देखो, एमपीज को ना स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं ताकि वो ना बिना किसी डर के हाउस में बोल सकें। संविधान का जो आर्टिकल 105 है ना, ये जो आर्टिकल है ये स्पेशल राइट्स देता है एमपीज को कि वो हाउस में ना फ्रीली बोल सकें बिना किसी के डर के। पर क्या ये जो एमपीज के राइट हैं वो एब्सोल्यूट हैं? नहीं। इस पर देखो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, और जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं ना वो हाउस के रूल्स के अंडर आते हैं, हाउस के रूल्स में लिखे हुए हैं। अब देखो कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। फरवरी 2026 का ये बजट सेशन था ना, अब पार्लियामेंट में ना इस बार बहुत बवाल मचा। क्यों बवाल मचा? लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, राहुल गांधी, को नाराज हो गए। उनका आरोप यह है कि उन्हें ना हाउस में बोलने से रोका गया। और इवन राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी गुस्सा हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो स्पीच थी ना वो बीच में काट दी गई। अब यहां पे ना एक टर्म आता है। टर्म क्या है? एक्सपेंजिंग। ये देखो, ये टर्म आता है एक्सपंज। एक्सपंज टर्म का क्या मतलब होता है? एक्सपंजिंग का मतलब ये होता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटाना। मतलब जब स्पीकर ये बोलते हैं ना एक्सपंज द टेक्स्ट, तो मतलब वो ना ऑफिशियल रिकॉर्ड में उस टेक्स्ट को हटा देते हैं। समझ गए? तो खड़गे जी ने ना चेयरमैन को एक लेटर लिखा। उन्होंने ये बोला कि ना मेरे स्पीच से ना बहुत सारे वर्ड्स को ना कट कर दिया गया है, एक्सपंज कर दिया गया है, मतलब वो अब ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आएंगे।
लेकिन इसकी वजह से पूरी जो स्पीच है वही खराब हो गई है, बेकार हो गई है। मतलब उनकी पूरी जो स्पीच है वो इनकोहेरेंट हो गई है, कोई सेंस ही नहीं बचा उस स्पीच का। यह आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया। अब राइटर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सपंजिंग जो है, यानी स्पीच से जो कुछ वर्ड्स हटाए जाते हैं, ये कैसे होता है। अब इसके लिए ना हाउस के जो रूल्स है ना, उसमें रूल नंबर 380 का प्रोविजन किया गया है। जो रूल नंबर 380 है ना, ये स्पीकर को ना खास पावर देता है। क्या पावर देता है कि स्पीकर ना रूल नंबर 380 के तहत में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच से ना जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स है ना, उनको एक्सपंज कर सकते हैं, हटवा सकते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को। समझ गए? वर्ड्स जो जो कि देखो इनडिसेंट है या फिर डिफेमेटरी वर्ड्स हैं, वो हटाए जा सकते हैं। मतलब जैसे देखो किसी ने गाली गलौज कर दी ना यार, तो वो जो वर्ड है फिर वो हटा दिए जाते हैं, एक्सपंज कर दिए जाते हैं, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आते। मतलब आप लोकसभा की वेबसाइट पे जाओगे, उस एमपी की स्पीच जब आप देखोगे जो टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल होगी, तो उस टेक्स्ट फॉर्म में जो स्पीच अवेलेबल होगी उसमें वो वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्पीकर ने हटवा दिए हैं, एक्सपंज करवा दिए हैं। लेकिन यहां पे ना राइटर कहते हैं देखो रूल नंबर 380 का ना एक कैच है। कैच ये है कि ये सिर्फ ना ऑफेंडिंग वर्ड्स हटाने को कहता है, वो वर्ड्स जो ऑफेंडिंग हो, गाली गलौच वाले जो ऑफेंसिव हों। लेकिन पूरे का पूरा पैराग्राफ डिलीट करने की पावर आर्टिकल 380 के पास में नहीं है। लेकिन होता क्या है, आज के समय में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं ना, अब उनकी स्पीचेस के ना पूरे के पूरे पैराग्राफ ही उड़ा दिए जाते हैं। मतलब रूल नंबर 380 के तहत स्पीकर के पास में पावर है, जो कुछ वर्ड्स को एक्सपंज कर सकते हैं, हटवा सकते हैं। उस पावर का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज यूं हो रहा है क्योंकि पूरे के पूरे पैराग्राफ हटवाए जा रहे हैं। तो ये जो मिसयूज है ना, ये संविधान के आर्टिकल 105 का वायलेशन है। याद कीजिए आर्टिकल 105 क्या बताया था मैंने, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी प्रिविलेजेस मिलते हैं एमपीज को, ताकि वो फ्रीली होकर अपनी बात रख सके हाउस में। तो ये इस आर्टिकल का वायलेशन हो जाता है, रूल नंबर 380। अब यहां पे ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा देखो जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो मेन राइट को कभी एक्लिप्स नहीं कर सकते। मतलब रिस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा नहीं हो सकते कि वो जो मेन राइट है उसी को ढक लें। समझ गए? इक्लिप्स वर्ड का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से ढक लेना। तो ये जो रूल्स है ना, ये सिर्फ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए हैं। ऐसा नहीं कि रूल्स जो हैं वो संविधान से बड़े हो गए, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में जैसे रूल नंबर 380 का यूज करके बट सारे के सारे जो पैराग्राफ हैं वो हटवाए जा रहे हैं अपोजिशन के लीडर्स के, ये तो वही बात हो गई। ये जो रूल है वो संविधान के आर्टिकल 105 से भी बड़ा हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। रूल कभी संविधान से बड़े नहीं हो सकते। समझ गए? अब एक और चीज आप देखो, कई बार देखो कोई राइट मिलता है ना, कोई राइट मिलता है जनता को या फिर एमपीज को, तो उसमें ना एक बात ये लिख दी जाती है कि ना ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ताकि राइट का मिसयूज ना हो। जैसे आर्टिकल 125 है, आर्टिकल 121 है। आर्टिकल 121 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 121 में यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो जजेस पे डिस्कस नहीं कर सकती। आप ना सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को ना पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। सिर्फ जज को रिमूव करने का जब मोशन आया है ना, तभी आप जज के कंडक्ट पे डिस्कशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसके अलावा हाउस के रूल्स क्या कहते हैं? हाउस के रूल्स भी ये कहते हैं कि जो सब जुडाइज मैटर्स हैं उन पे एमपीज नहीं बोल सकते। सब जुडाइज का मतलब मान लो कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो इस पे डिस्कशन नहीं हो सकती। आप किसी पे पर्सनल एलिगेशंस नहीं लगा सकते। बिना प्रायर नोटिस के आप डिफेमेटरी जो रिमार्क्स है वो नहीं कर सकते किसी के अगेंस्ट। हायर अथॉरिटी वाले लोगों पर आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हाउस के रूल्स में लिखी हुई हैं। राइटर बोलते हैं देखो ये सब रूल्स जो है ना, ये फ्री स्पीच को नहीं रोकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इन रूल्स को ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन रूल्स को जब विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तब दिक्कत आती है। समझ गए? तो राइटर बोलते हैं देखो पार्लियामेंट की जो स्पीच है ना, वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी होती हैं।
लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड से आप वर्ड ही हटवा दोगे तो फिर वो क्या यूज होगी। अब राइटर ना एक एग्जाम्पल देते हैं, कंपेरेटिवली एनालिसिस करते हैं। वो बोलते हैं देखो आजादी के बाद का समय कैसा था। उस समय नेहरू जी थे, तो राइटर ना नेहरू जी की बात करते हैं। वो बोलते हैं देखो नेहरू ना हर दिन क्वेश्चन आवर में ना बैठते थे वो, बल्कि उनके मिनिस्टर ने कोई जवाब दिया किसी चीज का, नेहरू अपने मिनिस्टर्स के जवाब को रेक्टिफाई भी करते थे, ये बोल के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा होता है। समझ गए? क्योंकि उनका ये मानना था कि भैया हाउस को ना बिल्कुल स्टीक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नेहरू जी इवन ऑपोजिशन की लीडर्स की आवाज को भी बहुत ध्यान से सुनते थे। उन्हें इस चीज का पता था कि जो चमचों की तारीफ है कई बार खोखली होती है और इससे मुझे ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलेगा। तो वो ये जानते थे कि ऑपोजिशन की बात मैं सुनूंगा ना तभी मुझे असली ग्राउंड रियलिटी जो है वो पता लगेगी। और ऑपोजिशन के बिना तो देखो डेमोक्रेसी सरवाइव ही नहीं कर सकती। तो ये उस समय की सोच थी, लेकिन आज देखो वो जो सोच है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर राइटर बोलते हैं एक ना फेमस अथॉरिटी है, दो कोर्ट का भी जिक्र किया जाता है, एर्स्किन में, ये फेमस अथॉरिटी है। अब उनकी एक किताब है, वो देखो पार्लियामेंट्री रूल्स के ऊपर ना बाइबल की तरह काम करती है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो फ्री स्पीच है ना वो एक इंडिस्पेंसेबल राइट है। इंडिस्पेंसेबल मतलब इसके बिना लेजिस्लेचर जो है वो अच्छे से काम ही नहीं कर सकती। और जो ये बिना डर के अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो पावर है ना, यही डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती है। वो जो बिना खौफ के व्यूज है ना वो देश के लिए बहुत जरूरी हैं। फिर जेनिंग्स हैं, इन्होंने भी एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जो अपोजिशन की जो ड्यूटी है वो है अपोज करना, सरकार की आलोचना करना उनका सबसे बड़ा काम है। लेकिन सरकार जब ये होने ही नहीं देगी तो फिर देखो ऑनेस्ट फीडबैक कभी सरकार को मिलेगा ही नहीं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो आज का जो पार्लियामेंट है ना ये बेसिक चीजें भूल गया है। हमारी डेमोक्रेसी में ना बहुत अजीबोगरीब इवेंट्स हो रही हैं। जैसे जैसे ना एक बीजेपी एमपी है, उन्होंने सब्सटेंटिव मोशन प्रेजेंट किया। अब ये सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है? सब्सटेंटिव मोशन ये अपने आप में ना एक फॉर्मल और सेल्फ कंटेन्ड प्रोपोजल होता है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है सब्सटेंटिव मोशन। तो एक बीजेपी एमपी ने ये सब्सटेंटिव मोशन रखा और बोला कि राहुल गांधी की जो क्वालिफिकेशन है चुनाव लड़ने की या मेंबर बनने की, वो आजीवन डिस्क्वालीफाई राहुल गांधी को कर दिया जाए कि वो पूरे जीवन भर हाउस का मेंबर ही ना बन सके। लो, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कैसे कैसे सब्सटेंटिव मोशन जो है वो रखे जा रहे हैं हाउस में। ये जो मोशन रखना है कि हाँ भाई राहुल गांधी कभी मेंबर ही ना बन पाए पूरे जीवन हाउस का, ये प्रोविजन कर देना चाहिए। तो ये बताता है कि सरकार और विपक्ष के बीच में जो रिश्ते हैं कितने ज्यादा टूट चुके हैं। मतलब इतनी ज्यादा सरकार और विपक्ष की जो दुश्मनी है वो बढ़ गई है। और ये जो जेनिंग्स थे ना, उन्होंने एक कोट और भी दिया था। उन्होंने बोला था कि देखो मेजोरिटी मस्ट गवर्न एंड माइनॉरिटी शुड क्रिटिसाइज। मतलब जिसके पास में मेजोरिटी है वो गवर्न करे और माइनॉरिटी का तो काम ही क्रिटिसाइज करना है भाई। लेकिन अभी ना विपक्ष और सरकार के बीच में ना म्यूचुअल फॉरबियरेंस नहीं है। आप बोलोगे सर ये म्यूचुअल फॉरबियरेंस क्या होता है? म्यूचुअल फॉरबियरेंस मतलब एक दूसरे को सहने की, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की ताकत ही नहीं बची है दोनों के पास में। सुनना ही नहीं चाहते दोनों एक दूसरे को। फिर सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस देखो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो स्पीकर है ना भाई, उनको थोड़ा न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, नॉन पार्टीशन होकर काम करना चाहिए। दूसरा, जो रूल नंबर 380 के तहत में पावर्स है ना, उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल मत करो ओपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए। और फिर तीसरा, आर्टिकल 105 जो है ना उसको हमेशा सुप्रीम मानो, सुपीरियर मानो। अब रूल नंबर 380 की सहायता से आप आर्टिकल 105 को नहीं दबा सकते। और सबसे लास्ट में म्यूचुअल फॉरबियरेंस होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करने की क्षमता रखें, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। अब इसी से जो डेमोक्रेसी की जो नींव है ना वो बचेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से संबंधित है। आप ना स्पेशली इसे जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो एक जमाना ऐसा था जब इंडिया को ना पूरे वर्ल्ड का ना बैक ऑफिस बोला जाता था।
बैक ऑफिस इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी ना, वो अपना जो सस्ता काम था वो इंडिया भेजती थी। जैसे डेटा की एंट्री, जैसे देखो कस्टमर सपोर्ट यानी कस्टमर केयर का ऑफिस स्टैब्लिश करना, या कोई बेसिक आईटी वाला काम, ये सब काम सस्ते वाला जो होता था ना एमएनसीज, वो इंडिया भेजती थी। और इंडिया में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाले यूनिट्स होते थे उन कामों को करने के लिए, बीपीओ जिसे हम बोलते थे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लेकिन देखो 2026 आते आते ना कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब देखो हमारे यहां पे ना कॉस्ट कटिंग सेंटर्स नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, नहीं। आज हम देखो यानी भारत पूरे वर्ल्ड का ना ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज एमएनसीज इंडिया में आती हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि इनोवेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? इनोवेशन करने के लिए। वो सेंटर्स जो पहले सिर्फ सपोर्ट करते थे, सस्ता काम करते थे, वो सेंटर्स देखो अब ना अपनी जो पेरेंट कंपनी है ना उसका भविष्य डिसाइड कर रहे हैं, समझ गए। और ऐसे सेंटर्स को अब हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अपनी अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ना इंडिया में ओपन कर रही हैं। फिर राइटर ना थोड़ा सा इतिहास बताते हैं, इतना डिटेल में अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। देखो 1990s की बात है, 1990 में ना 90s में एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, इन्होंने ना अपना कैप्टिव सेंटर इंडिया में ओपन किया था। तो ये जो सेंटर था ये सिर्फ बेसिक बैक ऑफिस काम करने के लिए था। लेकिन आज देखो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गोल्डमैन सैक्स है या फिर अल्फाबेट कंपनी है गूगल वाली, अब इन कंपनीज ने जो इंडिया में अपना जीसीसी ओपन किए हैं ना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उनमें तो देखो पूरे के पूरे प्रोडक्ट डिजाइन इंडिया में हो रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है ना, इनका एवोल्यूशन इंडिया में 4 फेजेस में हुआ। सबसे पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की वेव आई 1.0, ये 90s में आई थी। अब उस समय तो सिर्फ सस्ता काम इंडिया में करवाया जाता था, लेबर आर्बिट्रेज, मतलब फॉरेन में लेबर महंगी थी, इंडिया में लेबर सस्ती थी, इस वजह से सस्ते मुस्ते काम इंडिया में भेज दिए जाते थे। जैसे बैक ऑफिस सपोर्ट हो गया, कॉस्ट कटिंग मोटिव्स, नो डिसीजन पावर, इसमें कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी इंडिया में, सिर्फ सस्ते काम इंडिया में भेज दिए जाते थे। फिर आया वेव 2.0 और 3.0। वेव 2.0 2000 के बाद में सालों में आई और वेव 3.0 2010 के बाद के सालों में आई। अब इन दोनों में क्या हुआ, ये वेव 2.0 में और 3.0 में थोड़ी और पावर इंडिया में इन सेंटर्स के पास में आ गई। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो था स्टार्ट हो गया, प्रोसेस थोड़ी और ज्यादा स्टैंडर्डाइज होनी स्टार्ट हो गई। बोला ना मैंने, इतना डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये वैसे वाली वेव नहीं है कि यूपीएससी पूछे और आपको एक एक चीज याद हो, नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए अभी क्या चल रहा है। मतलब वेव 4.0 है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो एंड टू एंड प्रोडक्ट ओनरशिप जो है वो इंडिया के पास में है, इंडिया के सेंटर्स के पास में है। यानी आइडिया सोचने से लेके फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करने तक सब इंडिया में हो रहा है इन नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में। आज आप यकीन नहीं मानोगे, इंडिया में ना 1800 से ज्यादा ऐसे कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, और 20 लाख तक जो प्रोफेशनल्स हैं काम कर रहे हैं इन सेंटर्स में। अपना आर्टिकल में एक टर्म यूज होती है एजेंटिक एआई। ये क्या होता है? देखो नॉर्मल जो एआई है ना, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में तो आप कमांड देते हो, तो ये रीजनरेटिव एआई है। आप कमांड देते हो और चैट जीपीटी जो है वो रिस्पॉन्स देता है, टेक्स्ट लिखता है या फिर कोड लिखता है। लेकिन दूसरा है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई जो है ना वो एक कदम आगे है, ये ऑटोनोमस होता है, मतलब ये खुद रीजन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स टास्क जो है खुद एग्जीक्यूट कर सकता है बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के। तो आर्टिकल ये कहता है कि आज 58% जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है ना इंडिया में, वो एजेंटिक एआई में ना हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो लेटेस्ट वाला एआई है ना एजेंटिक एआई, इसमें हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एंटरप्राइज स्केल पे ना एजेंटिक एआई को डिप्लॉय भी कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आप आने वाले समय में देखोगे भी। और इसके अलावा देखो ये जो
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है ना, इवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बन चुके हैं। किस चीज के लिए? अब इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में ना क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, फाइनेंस, लीगल और ह्यूमन रिसोर्सेज, इनसे संबंधित अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि देखो एमएनसी जो है ना, वो फॉलो द सन मॉडल यूज करती हैं। फॉलो द सन मॉडल जानते हो क्या है? जब यूएसए सोता है तो इंडिया जगता है, इंडिया सोता है तो यूएसए जगता है। तो इनोवेशन साइकिल जो है वो कभी नहीं रुकती। मतलब समझ गए? अगर यूएसए में भी इनोवेशन हो रही है तो उसकी छाप, उसकी शैडो इंडिया में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब यूएसए सो रहा होगा तो सेम टीम इंडिया में काम कर रही होगी इनोवेशन से रिलेटेड। तो अगर मान लो इनोवेशन करने वाली लीडरशिप अगर यूएसए में है तो उसकी शैडो लीडरशिप आपको इंडिया में भी मिलेगी। समझ गए? तो ये सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में हैं। इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा? बहुत इंपैक्ट होगा। हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट इंडिया में जनरेट होगी। ये ट्रेडिशनल देखो सर्विस सेक्टर वाली जॉब्स नहीं है, ये इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग जॉब्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग वाली जॉब्स हैं। इनकी सैलरी भी हाई होती है। समझ गए? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को फायदा होगा, क्योंकि देखो अब हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे जो शहर है ना, वहां पे सैचुरेशन आ चुका है। तो कोयम्बटूर, इंदौर, जो कोची शहर जैसे शहर है ना, वहां पे ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुलेंगे तो लोकल शहरों की टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम तो टैलेंट गैप की है। देखो वैसे तो हम इंडिया में ना लाखों इंजीनियर्स बनाते हैं हर साल, लेकिन आपको भी पता है कि निश स्किल्स की कमी है। अब कंपनीज को चाहिए एआई सिक्योरिटी एंड रेड टीमिंग वाला बंदा, क्लाउड आर्किटेक्चर, क्वांटम रेसिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी, एजेंटिक एआई इंजीनियरिंग, चिप डिजाइन, लेकिन ये लोग इंडिया में कम हैं। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है ऐसे लोगों की। तो टैलेंट वार शुरू हो गया है अलग अलग कंपनीज के बीच में। अगर देखो जल्दी से हम इन स्किल्स वाले बंदों को नहीं प्रोड्यूस कर सके तो फिर इन कंपनीज के लिए इंडिया में आना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, इंडिया में काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी इन इन एरियाज में एक्सपर्टीज देनी होगी हमारे देश के इंजीनियर्स को। फिर राइटर एक बात बोलते हैं, देखो जीसीसी का यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? डेटा। लेकिन इंडिया में दिक्कत यह है डेटा सिक्योर नहीं है। साइबर अटैक के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं इंडिया में। और इवन सरकार ने रिसेंटली डीपीडीपी एक्ट पास किया ना 2023 का। अब इससे ना प्राइवेसी मेंटेन करना और साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करना ना और भी ज्यादा महंगा हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वालों के लिए। तो यहां पे भी दिक्कत आ रही है। फिर एक दिक्कत फिस्कल प्रेशर वाली भी है, टैक्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब पहले देखो एमएनसीज ना अपना जो प्रॉफिट है उन देशों में दिखाती थी जहां पे देखो टैक्स कम होता था, लेकिन अब ना ओईसीडी ने ना पिलर 2 नया बनाया है। इसके अकॉर्डिंग 15% का ना ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्लोर सेट है। अब एमएनसीज ना ग्लोबली टैक्स से ना बच नहीं सकती। 15% जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है वो देना ही पड़ेगा उनको। इवन एक इशू देखो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला भी है। जैसे मान लो इंडिया का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, वो काम कर रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है मान लो, लेकिन वो सर्विस ले रहा है यूएसए की पेरेंट कंपनी से। वो सर्विस कितने में बेचेगा? तो आमतौर पे इंडिया जैसे देशों में जहां पे टैक्स ज्यादा होता है ना, तो ये कंपनीज ना ये दिखा देती हैं कि हमने पेरेंट कंपनी से सर्विस ली जो बहुत महंगी होती है। महंगी होती है तो काइंड ऑफ वो अपने बुक्स को ऐसे मेंटेन करती हैं कि उनका कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो ताकि इंडिया में उनको टैक्स ना देना पड़े। तो यहां पे भी दिक्कत है। और देखो यूएसए में ना एक दिक्कत ये भी है जियोपॉलिटिक्स वाली। आपको पता है यूएसए में ना टैरिफ की बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और जो वेस्टर्न नेशंस हैं अब डिजिटल सॉवरेनिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यूएसए पूरी कोशिश करेगा कि हमारी जो जॉब्स हैं वो इंडिया जैसे देशों में ना जाने पाए, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में ना बने, हमारे यहां पे ही बन जाएं। ये यूएसए पूरी कोशिश करेगा। सरकार को क्या करने की आवश्यकता है? सरकार को देखो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले तो आप ना नेशनल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाओ।
2026-23 के बजट में इसे प्रपोज तो किया गया है, लेकिन असली बात जो है वो एग्जीक्यूशन की है, जिस पे अभी कोई बात हुई नहीं है। फिर दूसरा, देखो नई एमएनसीज को ना इंडिया में लीगल एंटिटी बनने के लिए ना 10 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। आप ये चीज मत करो, एक विंडो से सब कुछ पास हो जाए, आप ऐसा प्रोविजन करो। टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आओ। ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित कंट्रोवर्सी पैदा होती है ना, तो उस पर थोड़ा आप लॉजिकल बनो, थोड़ा चीजों को रैशनलाइज करो। और R&D इंडिया में हो, इस पे आप टैक्स में एग्जम्पशन दो ताकि ज्यादा से ज्यादा R&D इंडिया में हो। फिर नेक्स्ट, कॉलेजेस और कंपनीज को ना मिल के करिकुलम डिसाइड करना होगा ताकि ये जो स्किल्स हैं वो इंडिया में भी आ पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ये स्किल्स होनी चाहिए। फिर सरकार ना सब्सिडी भी दे। अगर कोई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंदौर में खुलता है या फिर कोयंबटूर में खुलता है, तो सरकार को ना उनको आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। तो ये 5 सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।